जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी मेंस जीएस पेपर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो जीएस के पेपर आते हैं मेंस में, ये जो निबंध वाले पेपर हैं वो भी 250 के आते हैं और जो जीएस वाले हैं वो भी 250 के 4 पेपर आते हैं। तो 1000 नंबर की जीएस होती है, 250 नंबर का निबंध होता है और 250 करके 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो 500 का वो होता है, 1000 का वो और 250 का निबंध होगा। तो इस तरह 1750 हो जाते हैं और फिर 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो अभी हम जीएस पेपर 2 को देखते हैं। यहाँ पहला सवाल है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है। कह रहा है कि संवैधानिक नैतिकता मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी की जो जड़ें हैं, रूट हैं, वो संविधान में ही निहित हैं और इसके तात्विक फलकों पर आधारित हैं। इसके जो तात्विक फलक हैं उन्हीं पर आधारित हैं। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। कह रहे हैं कि संवैधानिक नैतिकता की सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो इस बात को विवेचना करना है हमें। अगला सवाल है, विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। वो कह रहा है कि विविधता और समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए जो उच्चतर न्यायपालिका है उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। तो इसको समझा के लिखना है कि क्यों बढ़ाना चाहिए। वही समानता बढ़ाने के लिए तो दोनों वर्ग आने चाहिए, महिला और पुरुष दोनों आने चाहिए। इसलिए बोला कि महिला कम है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद 1 या 2 ही महिला है अब तक जो आई है, तो इसलिए बराबर करने की आवश्यकता है। ये सवाल भी करंट में रहा था इसलिए आया है। अगला सवाल, भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्य को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है। मतलब यहाँ सीधी सी बात बता रहा है कि 14वां जो वित्त आयोग था उसकी क्या संस्तुतियाँ थी, रिकमेंडेशन थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा राज्यों पर, क्या प्रभाव पड़ा उसका, सीधा सा वो लिखना है। 14वें वित्त आयोग के बारे में लिखना है, राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा आपकी दृष्टि में। अगला सवाल है, आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है। बोला अभी आपसे पूछ रहा है, आपको अपने विचार लिखने हैं, इन योर व्यू। वह संविधान के अनुसार भी लिखना है और अपने व्यू भी लिखना है। यहाँ हमें ध्यान देना होता है कि अब हमारे व्यू पूछ रहा है तो अपने व्यू में भी लिखो कि तुम्हें क्या लगता है। भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही है, जवाबदेही को निश्चित करने के लिए संसद कहाँ तक समर्थ है, कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, आप बताएं इस बात को। तो अगला सवाल है, भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दबाव समूह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार आ चुका है, प्रीवियस पेपर में भी आया है, ये कई पेपरों में आया। तो इसको बिल्कुल ढंग से तैयार कर ही लें, मतलब आगे के लिए भी समझाइए कि व्यवसाय संघ, ये जो दबाव समूह होते हैं मतलब प्रेशर ग्रुप होते हैं। जैसे कि ABVP है, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, किसान भाकियू है, भारतीय किसान यूनियन, ये हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। तो जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय किसान यूनियन भाकियू। अब ये क्यों आया, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के बारे में अभी बहुत सारी चर्चा हुई थी 2021-20 में जो कानून लागू हुए थे किसान वाले, इसलिए सवाल आया और भी प्रीवियस पेपर में भी आया। समझाइए कि व्यवसाय संघ, ये जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो बिजनेस एसोसिएशन होते हैं, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। मतलब कि जो सार्वजनिक नीतियाँ बनती है, सरकार जो नीतियाँ बनाती है उसमें इनका क्या प्रभाव है, इनका पूरा प्रभाव होता है। ये आंदोलन करते हैं जा जाके और सरकार को अपनी बात को मानने के लिए राजी करवाते हैं। जैसे किसानों के दंगे, 1-1.5 साल से हमारे देश में किसानों के दंगे चल रहे हैं। दंगे नहीं कहेंगे उनको, आंदोलन कहेंगे, आंदोलन चल रहे हैं। तो उनको क्या प्रभाव पड़ा सरकार पर। सरकार ने देखो वापस ले लिया, क्या हुआ, कानून, अपने जो 3 कानून थे वो मोदी जी ने वापस ले लिए उनके किसानों की वजह से। तो इनका पूरा प्रभाव रहता है कानून बनवाने में। अगला है, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धाड़ी विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, नैतिक अनिवार्यता तो है ही,
प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना, जो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दहाड़ी विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। मतलब कल्याणकारी राज्य जब बनेगा जब प्राथमिक जो हेल्थ संरचना वो भी अच्छी करनी पड़ेगी। संरचना मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं एक प्रकार से, स्ट्रक्चर उसका। विश्लेषण कीजिए, मतलब इस बात को समझा के लिखना है, कहाँ कहाँ जरूरत है, कैसे क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। लेकिन ये जो 1 से 10 तक के सवाल होते हैं यहाँ पे इस पेपर में, ये 10-10 नंबर के हैं। मतलब कि 150 शब्दों में अपनी बात को क्लियर करना है, तो 150 शब्दों में लिख सकते हैं आराम से। अगला सवाल है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना, अर्न वाइल यू लर्न। जब आप सीख रहे हैं तभी कमा भी लें। मतलब कुछ ऐसे बिजनेस हैं, एक योजना चलाई सरकार ने की, तो उसको पूछ रहा है कि सीखते हुए कमाना की इस योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। मतलब इसको आगे बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग अनस्किल्ड हैं, उनको स्किल करने की ज़रूरत है। और ऐसा है नहीं कि केवल स्किल करते रहें, तो कमाई भी होना ज़रूरी है, तो सीखते हुए कमाते भी रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको समझा के हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं मिलेगा कहीं कि कहीं से याद करके आना, रट के आना। ये हमें समझ के बस न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, उनका वो न्यूज़ को देखते रहते हैं ढंग से, तो वो समझ होती है, तो ये लिख सकते हैं इसको आंसर आराम से 150 शब्दों में। अगला है, यहाँ पे एग्जाम्पल से काम चलेगा, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, बहुत एग्जाम्पल से आंसर बहुत अच्छा बन जाता है। अगला है, क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। कह रहा है क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को, लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। सोदाहरण उत्तर दीजिए। अब हम ये कहें कि पूर्णतः तोड़ा जा सकता है तो वो तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये एक फैक्टर है कि महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह मतलब SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, उनको वित्त, सूक्ष्म वित्त प्रोवाइड करा जाए। तो SHG को क्या किया जाए, सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाए। तो ये एक फैक्टर होगा। इसको ये तो नहीं कह सकते पूरी तरह गरीबी हट जाएगी, गरीबी पूरी तरह नहीं हटेगी, लेकिन ये हेल्प करेगा। इसको हम समझा के लिख दें कि SHG का बहुत प्रभाव होता है। क्योंकि अब हम ये कहें जितनी जनसंख्या हमारा आधा परसेंट भाई महिलाएं हैं, पुरुष हैं। अब महिलाएं पिछड़ रही हैं, तो उनको हमें आगे क्या करना है, फाइनेंस देना पड़ेगा। फाइनेंस दें, हेल्प करें किसी भी तरह से, तो क्या है, हमारा समाज बराबरी पाएगा। मतलब हमारे महिला पुरुष सभी बराबरी पाएंगे। अगला सवाल है, यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। कह रहा है यदि इफ द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ डिकेड वर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अफ्रीका इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट के प्रकाश में एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर्स। तो अब अगर मान लिया जाए कि अभी एशिया का विकास हुआ था, तो अब मान लो कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में क्या हो, अफ्रीका का हो। ठीक है, तो इंडिया को वहाँ क्या करना चाहिए। कह रहा है कि इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परिचय कीजिए। मतलब अफ्रीका ने क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए हैं, मतलब इंडिया ने अफ्रीका में क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए हैं, उन प्रोजेक्ट की जानकारी देनी है। यहाँ पर कैसे संबंध है हमारे अफ्रीका से, और प्रोजेक्ट, मेनली प्रोजेक्ट की जानकारी देनी है। 150 शब्दों का है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए। तो इसको हमें बताना है कि कैसे, आपको क्या लग रहा है, ये सब बताना है कि जो चीन है वो, जैसे कि अमेरिका और रूस का शीत युद्ध चलता था, कोल्ड वार, और उससे भी ज़्यादा अगर हम देखें तो चीन जो उनसे भी ज़्यादा खतरे वाला बन गया अमेरिका के लिए। अमेरिका की चीन से ज़्यादा दुश्मनी होगी उस समय से, ज़्यादा कंपेयर करते हैं तो ये बताना आपको कैसे इतना खतरनाक चीन क्यों हो गया अमेरिका के लिए, क्या क्या मतलब चुनौतियां हैं, ये समझानी थी।
दूसरा है अगला सवाल। अब ये एक क्वेश्चन नंबर 11 से जो सवाल हैं वो 15 नंबर के हैं और 10 सवाल हैं और 250 शब्दों का लिखना है। कह रहा है एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जो है सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ये क्या है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र कार्य पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया कि आपके विचार से सीबीआई की क्या रोल है, सीबीआई का क्या रोल है। मतलब सीबीआई मतलब ये जो राज्य हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई को अपने दायरे में ले लिया केंद्र सरकार ने, तो इसको क्या है फ्री करना चाहिए और राज्यों से पूछना चाहिए कि हम आपके आपके राज्य में कहीं कोई जांच कर लें या ना चाहिए, मतलब सहमति लेने की आवश्यकता है। तो इसको आप समझाएं किस तरह, क्या ठीक है कि नहीं है, क्या हो रहा है, मतलब इसको समझाना। तो ये भी करंट का सवाल है। अगला सवाल है, यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफ़ी हद तक योगदान किया है मानव अधिकार संरक्षण का, भारत में भी किया है। फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। मतलब क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। पहली बात तो कुछ एग्जाम्पल देने होंगे कि कहाँ ऐसा हुआ, कोई केस बता सकते हैं पुराना जहाँ पे कि कुछ प्रभावशाली लोग हैं उनके विरुद्ध ये अब असफल रहे हैं, वहाँ बता सकते हैं, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। और फिर इसको बताना है कि इनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक जो सीमा है, मतलब जो लिमिटेशन है, उसमें क्या हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, ये आपको बताना है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं को विश्लेषण कीजिए। मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समता का मतलब क्या है और भारत के संविधान में समता का मतलब क्या है, अलग अलग विशिष्टता बतानी थी। अगला सवाल है, उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। अब ये 250 शब्दों का 15 नंबर का सवाल है। ये बिल्कुल करंट में न्यूज़ में रहा था, जो पश्चिम बंगाल ने प्रावधान भेजा था कि हमारे यहाँ विधान परिषद बननी चाहिए, तो उसी के आधार पर ये करंट में सवाल था और ये सवाल आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके आधार पर अंतर्गत विधान परिषद स्थापित होती हैं। कि मतलब क्या प्रावधान है संविधान में, क्या प्रावधान है जिनके आधार पर विधान परिषदों बनती हैं, स्थापना होती है। और उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और उनके कार्य बताइए, कार्य क्या हैं और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। क्या ये ठीक है, नहीं है, कितने राज्यों में। तो ये अभी क्यों आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने कुछ दिनों पहले ये प्रस्ताव भेजा था कि हमारे यहाँ पर होना चाहिए विधान परिषद। अगला सवाल है, पंद्रह सवाल है, क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं। कह रहा है कि जो विभागों से संबंधित जो संसदीय स्थायी समितियां हैं प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं, मतलब अपने अधीनस्थ बना देती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं कि सम्मान करो उनका। उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। अब ये सवाल ये भी करंट में रहा था, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में क्या होता कि नई 8 जो नई समितियां बनाई गई हैं, तो इसीलिए ये सवाल आया कि क्या ये ऐसा कुछ है, इसको समझाओ। पहले तो उसके बारे में बता दें थोड़ा सा, फिर इनके कार्य लिखें, कार्य क्या क्या हैं, और फिर इस विचार पर बताएं कि क्या ऐसा है कि ये अपनी उंगलियों पर रखती हैं, पैर की उंगली पर रखती हैं प्रशासन को, और उनसे ये आशा करती कि हमारा सम्मान करें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इसको समझाना था। अगला सवाल है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT की अल्प
उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है, औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। हाँ, तो ये डिजिटल उससे संबंधित सवाल है। कह रहा है कि क्या जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग डिजिटल निरक्षरता है, वहाँ पे कंप्यूटर चलाना नहीं जानते और भी चीज़, मोबाइल भी चलाना ढंग से नहीं जानते, या उन्हें किस तरह क्या देखना है ये सब चीज़ें नहीं जानते, उन्हें डिजिटल साक्षरता का ज्ञान अभी नहीं है। तो क्या उससे हमारे देश का विकास में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है? हाँ, हो रही है, पूरी तरह से हो रही है। बहुत सारे समझा सकते हैं लोग। और कमी ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लोग अभी जैसे कि कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लास चली थी, तो मेरा जो मानना है कि 50 से 60% लोग बच्चे ऐसे थे गांव वाले जो ऑनलाइन क्लास लेते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अब यहाँ पे फ़ायदे नुकसान दोनों लिख दें, डिजिटल साक्षरता के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो अपने आप पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या कमी है। अगला सवाल है, यद्यपि स्वतंत्र उत्तर भारत में महिलाओं ने, मतलब इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद होगा तब की बात कर रहा है, भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की। मतलब महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया? उत्कृष्टता हासिल की है। इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिसत्तात्मक रहा, लेकिन फिर भी कह रहा है कि अभी भी क्या है, जो समाज है वो प्रतिसत्तात्मक है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? मतलब बता रहा है कि जो महिला शिक्षा है और महिला सशक्तिकरण की कुछ योजना, उनके अलावा आप या समाज में कुछ ऐसी कुछ उपाय बताओ, कुछ परिवर्तन ला सकें, जो परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा तो है ही, महिला सशक्तिकरण योजना चल रही है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? आप भी बताएं, मतलब ये कह रहा है, आप बताएं इसको। अगला सवाल है, क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज वही सिटीजन जो सिविल सोसाइटी जो होती हैं, और गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ की बात कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं। कह रहे हैं कि क्या नागरिक समाज है और जो एनजीओ हैं, आम नागरिक को लाभ पहुंचाने के लिए लोक सेवा प्रदायी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर यस होना चाहिए और इसको समझा के लिखना पड़ेगा। का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एनजीओ जितने हैं बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन, जो कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2-3 साल पहले। तो इस तरह से हम बहुत सारे हैं जिन्होंने बच्चों को बचाया, होटलों से छुड़वाया बच्चों को, और अपढ़ किए बच्चे, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, ऐसे लोगों से उनको छुड़वाया। बहुत सारी चीज़ें हैं और नागरिक समाज इसमें हेल्प कर सकता है। तो इसको समझा सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने कैसे और भी एनजीओ के एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, तो उनको समझाना हमें। अगला सवाल है, एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों को विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? अब एससीओ ये जो चीन में संघाई सहयोग संगठन है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो अब इसमें भारत भी जुड़ गया है। तो इसकी मीटिंग हुई थी कुछ अभी कुछ करंट में, इसलिए ये करंट में आ गया, यहाँ पर सवाल आया। ये भी करंट का न्यूज़ का सवाल है, क्लियर। तो ये एससीओ है जो संघाई है, जो चीन में है। पहले इसमें 5 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 8 हो गए, पाकिस्तान भी शामिल हो गया है और भारत भी शामिल हो गया। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है? मतलब ये 8 के ग्रुप में शामिल हो गए इसमें, एससीओ में, तो भारत को क्या फ़ायदा होगा वो लिखना था यहाँ पर। भारत क्यों शामिल हुआ है? अगला सवाल है, भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षा का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्रीय साझेदारी ऑकस का मतलब है, ये भी करंट का सवाल है। काफ़ी सवाल करंट से आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 70% जो पेपर है वो करंट से जुड़ा हुआ होता है। केवल इसका जीएस का पहला पेपर है, उसमें करंट के कम आते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, लेकिन उसको भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है और चौथा पेपर है, ये जीएस के तीनों पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये
ये चौथा तो थोड़ा और हिसाब का विचार भी लिखने होते हैं, इस कुछ केस हिस्ट्री लिखनी होती है। लेकिन दूसरा और तीसरा पेपर इसमें करंट का ज़्यादा आता है, 70% पेपर करंट से होता है, तो करंट तैयार करना ही पड़ेगा। तो ऑकस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस, मतलब कि अमेरिका। ये अभी 15 सितंबर 2021 को ही बना है। ये एक त्रिराष्ट्रीय साझेदारी हुई है। तो किस किस की हुई है? ऑस्ट्रेलिया की हुई है और इंग्लैंड की हुई है, मतलब यूके, और यहाँ पे यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की। ये 3 देशों की क्या हुई है? साझेदारी हुई है। और किस लिए हुई है? कि चीन की जो महत्वाकांक्षा है इतनी, उसको कम करने के लिए। जो चीन है वो भारत प्रशांत महासागर में क्या कर रहा है? अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहा है। तो उसको चुनौती देने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ये ऑकस बनाएगा। कब बनाया? ये 15 सितंबर 2021 को। अभी फिलहाल की बात है, 2-4 महीने की बात है, 15 सितंबर 2021 की बात है, इसलिए ये करंट में आया। तो इसको भी हम समझा सकते हैं कि क्या है, इसका प्रभाव पड़ा। तो ये इस तरह हम इसको कर सकते थे। बस इसमें स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और हमें करंट लिखने की स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि 25 से 30 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। 25 तो कम से कम है, 30 हो तो और अच्छी बात है। और हमें 250 शब्दों में, और 250 शब्द हैं यहाँ पे, हम 260 भी लिख दें, 270 भी लिख दें अगर हमारे पास टाइम है तो और अच्छा नंबर मिलेगा। कम नंबर इतना नंबर नहीं कटेगा नहीं, मिलेगा। ऐसे जो 150 शब्दों वाले हैं, अगर वहाँ पे हम 160 165 शब्द लिखेंगे तो हमारा नंबर और बढ़ सकता है, कटेगा नहीं। ठीक है, और हम कोशिश करें। ये तो थोड़ा इस तरह का सवाल है, लेकिन जो तीसरा पेपर होगा, तीसरा पेपर जो वो ज्योग्राफी का आता है, मतलब पर्यावरण वगैरह का आता है, तो उसमें हम डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम। तो कुछ ही घंटों में मैं तीसरा पेपर, जीएस का तीसरा पेपर भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।